मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, इंश्योरेंस के संबंध में आज का मैं वीडियो लेके आया हूँ। पिछला वीडियो भी इसी सब्जेक्ट पे था, लेकिन वो वाहन चोरी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में था। मित्रों, क्या होता है कि इंश्योरेंस तो बहुत तरह के किए जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं कि इस चीज़ का भी इंश्योरेंस कीजिए, चोरी का भी हो जाए, दुर्घटना का भी हो जाए, कोई दैवीय प्रकोप हो जाए उसका लग जाए, आग लग जाए, सबका कीजिए। बहुत तरह तरह के इंश्योरेंस बताए जाते हैं और लोग करवाते हैं और करवाना चाहिए भी इंश्योरेंस। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि घटनाएँ तो होती हैं, इंश्योरेंस भी होते हैं, दोनों चीज़ें हैं, घटनाएं भी हैं और उनका इंश्योरेंस भी है। और इंश्योरेंस कराने वाला ये सोचता है कि मैंने इंश्योरेंस करा रखा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, और यही बता के इंश्योरेंस किया भी जाता है, कराया भी जाता है। तो लेकिन तकलीफ़ क्या होती है कि जब घटना हो जाती है और वो क्लेम करता है, तब उसको छोटी छोटी सी कमियां निकाल करके उसका इंश्योरेंस का क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा ही बहुत मामलों में होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कंपनियों के द्वारा क्लेम को रिजेक्ट करने पर एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग दी है, जिसको कि आज मैं आपको बताऊंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, जो कि अभी नवंबर 2023 में अभी आया है। और उसमें ये बताया गया है कि कंपनीज जो हैं वो अपने क्लेम देने के दायित्व से बचे नहीं। इसको मैं आगे डिटेल से अभी आपके सामने बताऊंगा क्या कहानी थी और क्या कहा और क्या उसमें हुआ, ये समय आगे आपको अभी बताता हूँ। पहले हम ये समझ लेते हैं मामला कौन सा है। मामला है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मुदित रोडवेज, सिविल अपील नंबर 339 ऑफ 2023, और डेट ऑफ ऑर्डर है इसमें 24 नवंबर 2023, 24 नवंबर 2023 का ये ऑर्डर है जो आज मैं लेके आया हूँ। अब हम इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि कहानी क्या है। कहानी मित्रों ये है कि मुदित रोडवेज का 1,06,750 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया का एक वेयर हाउस उनके पास था, और जिसमें कस्टम बाउंडेड गुड्स जो हैं वो रखे जाते थे। अब देखिए, कस्टम बाउंडेड गुड्स मैंने कहा तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो ड्यूटी चाहिए भाई, चाहे आपका कुछ भी हो। तो उस ड्यूटी की सेफ्टी के लिए मित्रों क्या होता है कि जब भी कोई लोन लेता है, जब भी कोई बैंक से लोन लेता है, तो बैंक वाले भी उस लोन के लिए एक इंश्योरेंस और करवा देते हैं। वो इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि अगर लोन लेने वाले को कुछ बात हो गई, मिसहैपनिंग हो गई, तो उनका लोन ना डूबे, उनका पैसा, बैंक का पैसा ना डूबे, इसलिए वो इंश्योरेंस भी करा देते हैं। इस बात का भी इंश्योरेंस होता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये जो रोडवेज जो थी, ये कस्टम बाउंडेड गुड्स को डील कर रही थी, उसका ट्रांसपोर्टेशन या रख रखाव जो भी था वो कर रही थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट की ड्यूटी की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाएगी अगर कोई घटना हो। तो इसलिए इन्होंने आग के लिए भी इंश्योरेंस करवाया था और कस्टम ड्यूटी के लिए भी इंश्योरेंस करवाया हुआ था। और कुल मिलाकर के इन्होंने क्या किया था, देखिए कि 2017-2018 के लिए, मतलब एक साल के लिए, इन्होंने 44 लाख, मतलब 44,02,562 रुपये का इसमें इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी प्रीमियम का पेमेंट किया था। तो इतना इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस हो गया कि 44 लाख रुपए की उसका पॉलिसी प्रीमियम दिया गया था। अब हुआ क्या, 14 मार्च 2018 को वेयर हाउस में आग लग गई और माल जल गया। अब माल जला तो देखिए, अब आप ध्यान दीजिए कि अगले ही दिन 15 मार्च को उन्होंने FIR कर दी, मतलब पुलिस को सूचना हो गई, पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई। उन्होंने कस्टम डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया क्योंकि कस्टम का माल रखा था कि भाई आपका माल रखा था, ये घटना हो गई है। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को सूचित कर दिया कि भाई ये इंश्योरेंस आपने कर रखा है, आप आकर के देख लें। अब क्या हुआ, पुलिस की रिपोर्ट आई। पुलिस की रिपोर्ट आई तो उसमें क्या निकाला कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में निकल के आया, नंबर 1। दूसरा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी अपनी जांच करी और उनकी रिपोर्ट आई। उनकी रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का केस है। इसके अलावा ऑन साइट जो थे, फायर फाइटर्स ऑन साइट जो गए थे, उन लोगों की भी आती है डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का केस है। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट सर्वेयर रिपोर्ट आई, जो कि जिसका वेयर हाउस था उन्होंने दिया था। उसमें भी यही कहा गया
कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का केस है। तो ये देखिए इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके अलावा जो कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने एक फॉरेंसिक जांच करवाई और फॉरेंसिक जांच में क्या रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा आग से तो जला, लेकिन उसमें उन्होंने दो बातें लगाई। क्या बात लगाई, देखिए कि जो उसी दिन शाम को 4 बजे छत पर वेल्डिंग हुई थी। अब देखिए क्या कहना चाहना है कि शाम को 4 बजे वेल्डिंग हुई, इसलिए रात में आग लग गई और आग दूसरे पोर्शन में लगी। लेकिन उन्होंने इस पे ये बताया कि ये नेग्लिजेंस हुआ है और ये जो है नेग्लिजेंस, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की नेग्लिजेंस है, इसलिए ये इनके खिलाफ जाता है मामला। तो इस ग्राउंड पर इंश्योरेंस कंपनी ने 2 ग्राउंड फाइनल किए। और मज़ेदार देखिए आप बात क्या कही। पहले तो उन्होंने कहा कि जो हमारी ये पॉलिसी ली गई है वो तो इस वेयर हाउस और ऑफिस के लिए ली गई है, जबकि आग छत में लगी है, तो ये हमारी उस पॉलिसी के एरिया से बाहर का मामला हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने शाम को वेल्डिंग करी थी छत पर और वेल्डिंग की वजह से ये उनकी नेग्लिजेंस हो गई और उनकी नेग्लिजेंस से ही आग लगी। इन 2 ग्राउंड की वजह से 44 लाख रुपया जो 1 साल का प्रीमियम था, पॉलिसी प्रीमियम, वो लेने वाली कंपनी ने इन 2 ग्राउंड की वजह से उनको क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए ये बहुत कॉमन बात है, क्योंकि जब भी देखा जा रहा है अधिकांश मामलों में पॉलिसी का पेमेंट करने में क्लेम के समय में इस तरह की मतलब निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये मैटर पहुंच गया NCDRC। अब आप ये NCDRC का मतलब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। ये कौन सा है, नेशनल फोरम। जो हमारा उपभोक्ता न्यायालय है वो ज़िले के होते हैं, ज़िले के बाद स्टेट में और स्टेट के बाद नेशनल, ये सीधे नेशनल में पहुंच गया। तो अब आप ये समझेंगे कि कहेंगे कि सीधे नेशनल में क्यों पहुंच गया। यहाँ इसलिए मैं बता दूं कि अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है तो वो सीधे सीधे ना तो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा ना स्टेट में जाएगा, उसका क्लेम का केस सीधे नेशनल फोरम में जाएगा। तो ये मैटर नेशनल फोरम में पहुंचा और नेशनल फोरम ने इसमें इनकी जो क्लेम था उसको पार्टली अलाउड किया और पार्टली अलाउड करके उसमें 6,57,55,155 रुपये इनको पेमेंट करने का आदेश किया। किस तारीख से, जिस तारीख से इन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया था उस तारीख से 9% ब्याज के सहित। अब तो ये नेशनल फोरम का ऑर्डर हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने नेशनल फोरम के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब ये मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं दोनों बातों को डिस्कस किया और साथ में एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग दी, एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया। वो क्या है वो मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ। क्या कहा, द हार्ट एंड सोल ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लाइज इन द प्रोटेक्शन इट अकॉर्ड्स टू दोज हु विश टू बी इंश्योर्ड बाई इट। द अंडरस्टैंडिंग इनकैप्सुलेट्स इंश्योरेंस अकॉर्ड्स प्रोटेक्शन एंड indemnification preserving the sanctity of trust within its clauses। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस दी जा रही हैं। ये समझ लें कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी बहुत गुड फेथ के लिए किया जाता है। इंश्योरेंस इसलिए नहीं किया जाता है कि एक एसेंशियल कंडीशन है, इसलिए किया जाता है कि वक्त पड़ने पर हमारी मदद मिलेगी। इसलिए वो बिजनेसमैन जो कि अभी बिजनेस नया शुरू कर रहा है, ना होते हुए भी अपना इतना इम्पोर्टेंट, देखिए इसी केस में 44 लाख रुपए का प्रीमियम दिया गया था इसी बात के लिए कि अगर कोई बात हो जाए तो उसको बेनिफिट मिले। लेकिन हुआ क्या कि ये टेक्निकल 2 बातें निकाल करके, और ये बातें निकालना तो बहुत आसान है, 5 रिपोर्ट्स हैं ये बता रही हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन नहीं, उसको नहीं माना। फिर आगे क्या कहते हैं, effectively the insurer assumes a fiduciary duty to act in good faith and honor their commitment। ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो अपना जो कमिटमेंट किया है इंश्योरेंस करने वाले आदमी के साथ में, उसको ऑनर के साथ में उसको कमिटमेंट को पूरा करें। तो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट ये फाइंडिंग है और ये फाइंडिंग सारे ही मामलों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फाइंडिंग के साथ में जो अपील करी थी इंश्योरेंस कंपनी ने नेशनल फोरम के ऑर्डर के खिलाफ, उसको डिसमिस किया और ये कहा कि वो 6,57,55,155 रुपये का जो ऑर्डर किया है
नेशनल फॉरम ने उसका भुगतान इमीडिएटली उनको देंगे। तो मित्रों, कहने का मकसद ये है कि इंश्योरेंस कंपनी का थीम ये होनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने जिस फीलिंग के साथ में इंश्योरेंस दिया है उसको ज़रूरत पड़ने में कमिटमेंट भी किया जाए। ये वाली फंडिंग बहुत सारे मामलों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फंडिंग है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जानकारी से आप अवश्य रूप से लाभान्वित होंगे। नमस्कार।